चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर होगा फिर एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट 2 का। ठीक है, मैंने कल प्रैक्टिस सेट 1 डाल दिया था। ठीक है, आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा? प्रैक्टिस सेट 2, और वो भी जबरदस्त तरीके से, यानी कि हम प्लेटफॉर्म बुक से करने वाले हैं। किससे करने वाले हैं? प्लेटफॉर्म के बुक से करने वाले हैं, और ये प्रीवियस ईयर में सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़ के मत जाइएगा वरना आपको फायदा नहीं मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है यदि पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः 48 वर्ष है और 28.8 वर्ष है, यानी कि उसके पिता का उम्र कितना है? 48 वर्ष है, और उसके पुत्र का उम्र कितना है? 28.8 वर्ष है। ठीक है, तो पिता अपने पुत्र से कहता है, पिता क्या कहता है अपने पुत्र से कि जब तुम पैदा हुआ था तब मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु का कितना था। अब लड़का बाप कह रहा है अपने बेटा से, तो मामला देखिए। अब हम क्या करेंगे कि पिता का उम्र 48 साल है अभी, और उसके बेटा का उम्र कितना है? 28.8 साल, यानी कि जब ये लड़का पैदा हुआ होगा तो उसका बाप का उम्र कितना होगा। तभी तो कह रहा है कि तुम्हारे उम्र का कितना गुना है। कुछ नहीं करना है, 40 माइनस उसके लड़का का उम्र घटा देना है, और लड़का का उम्र कितना? 28.8। तो चलिए 40 में से 28.8 घटाएंगे, इसको घटा देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? ये 19.2, और बट्टे में क्या हो जाएगा? 28.8। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम, 10 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 192 बट्टा 228 हो जाएगा। अब देखिए क्या ये कटेगा, इसको काट देते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 6 12, 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8। अब ये किसे कट गया? 12 12 हाथ 44, 12 8 96, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 2/3 गुना हो जाएगा उसका बाप का उम्र। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2/3, यानी 2/3। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि x प्लस वाई का मान 3 है और एक्स वाई का मान 2 है, तो x³ माइनस y³ का मान क्या होगा। अब देखिए, जब ये चीज देखेंगे कि x प्लस वाई का मान 2 है और एक्स वाई का जो गुणनफल है वो 2 है, इसका मतलब है कि x अगर 2 होगा तो y का मान 1 होगा, तभी ये 2 गुना 1 यानी कि 2 आ गया, और 2 प्लस 1 यानी कि 3 आ गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब कर दीजिएगा, तो 8 माइनस 1 यानी कि 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग है भूमि का। ठीक है, जिसकी भुजाएं क्रमशः 72, 30 और 78 है। 72, 30 और 78 है। ठीक है, को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल की लागत क्या होगी। हमसे लागत पूछ रहा है। सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका एरिया हमको निकालना होगा। तो देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दिया रहेगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? बिल्कुल हीरो फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोज का फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, तभी हमारा ये आंसर बन पाएगा। तो चलिए इस बराबर क्या होता है? इस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, जोड़ दीजिए 72 प्लस 30 प्लस 78 बट्टा 2। कितना आ गया इसका? 2 8 2 10 के 0 हाथ में 1 7 का 8 3 11 7 18 का 8, यानी कि 90। जब s का मान हमारे पास 90 आ गया तो हीरो का फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है कि s इंटू s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c। अब देखिए अंडर रूट में क्या हो गया? 90 इंटू 90 माइनस 72, 90 माइनस 30 और 90 माइनस 78 कर दीजिए। ठीक है, तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 90 इंटू 90 में से 72 गया, कितना हो गया? 18। 90 में से 30 गया 60, और 90 में से 78 गया, कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं? इसको तोड़ देते हैं। इससे हम लिख सकते हैं 3 गुना 10। 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 3
60 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 10 और 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से 1 3 बाहर आया, ठीक है, यहाँ से 2 10 बाहर आ गया, तो 2 10 बाहर आ गया तो काट देते हैं। यहाँ से 2 2 बाहर आ गया, 2 3 यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से 2 2 बाहर आ गया और यहाँ से 1 3 बाहर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दान 30, 30 दूनी 60, 60 तरीके 180, 180 गुना 2 3 6, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल आ गया। अब क्षेत्रफल हमारे पास 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो हमसे बोला गया है कि क्या लगाना है, 10 समतल करने की लागत 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर है। तो 1080 में 20 पैसा, पैसे की बात की गई है तो उसे 20 बट्टा हम 100 कर देंगे। ये कटेगा 20 5 100, ये कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 कम 5 और 5 36, यानी कि 216 रुपया लगेगा उसको पूरा लगाने में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष में साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। रेट दिया हुआ है 6%, टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष और हमारा एसआई दिया हुआ है एसआई 120 रुपया। हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा। हम जानते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। अगर हमसे प्रिंसिपल पूछा है तो एसआई गुना 100 बटा RT से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे कितना है, 120 गुना 100 बटा RT क्या है, 6 गुना 10, 6 गुना 10, ये हो जाएगा 60 गुना 120, यानी कि 200 रुपया हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि 16 24 36 52 और 54 का एलसीएम क्या हो जाएगा। 16 24 36 52 और 54 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए ये किससे कट सकता है, पहले अगर हम काटें, पहले 2 ही से काटिए, 2 8 16, 2 से 12, 2 से 18, 2 से 26, 2 से 27, ठीक है। अब चलिए इसको 3 से काटते हैं, 8 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 26 3 नवा 27, ठीक है। ये 26 का 26 ही रह जाएगा। अब देखते हैं किससे काटते हैं, एक बार और 2 से काटते हैं, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 से 13, 2 से 9, ठीक है। एक बार और किससे काटते हैं, 2 से एक बार और काट, 2 दूना 4, 2 कम 2 3, 13 और 9, एक बार और 3 से काटेंगे, 2 1 3 कम 3 13 3 के 9। अब देखिए यही गुना कर देंगे, हमारा एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 गुना 2 2 13 3। देखिए 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूनी 24, 24 3 72, 72 दूनी आपका क्या हो जाएगा, 72 दूनी 148, 148 और 13 3 39, गुना कर देंगे, 8 9 9 72 के 2 2 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूनी 24, 24 3 72, 72 दूना 144, 72 दूना 144, 13 3 39, 44, 144 को 39 से गुना करेंगे, यानी कि इसका लास्ट में 6 आएगा। 2 ही ऑप्शन है, लास्ट में 6 आएगा, 2 ऑप्शन है, लेकिन इसको गुना करेंगे तो 5616 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कितना है, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 55 बट्टा 11 प्लस 18 माइनस 6 गुना 9। देखिए क्या हो जाएगा, 55 11 5 55, 5 प्लस 18 में से 6 गया 12 गुना 9, क्या हो जाएगा, 5 प्लस 12 9 108, यानी कि आपका हो जाएगा 8 5 13 113। कौन सा आंसर हो जाएगा, 113 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 7 के पावर 21, यदि 7 के पावर 21 प्लस 7 के पावर 22 प्लस 7 के पावर 23 प्लस 7 के पावर 24 को
25 से विभाजित किया जाता है, 25 से विभाजित किया जाता है, तो शेष क्या बचेगा? शेष क्या पूछा? देखिए अगर हम यहाँ 7 की पावर 21 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? 1, यहाँ बचेगा 7 की पावर 1, यहाँ बचेगा 7 की पावर 2 और यहाँ बचेगा 7 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 की पावर 21 इंटू ये हो जाएगा 1, 7 कम 7, 7 7 49 और 7 का क्यूब हो जाएगा 343। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 1 8, 7 1 8, 9 8 17, 17 3 20 के 0 हाथ में 2, 4 2 6, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4, यानी कि 7 के पावर 21 गुना 400 को अगर हम 25 से विभाजित करें तो देखिए 400 का मतलब होगा कि 4 गुना 100। ठीक है, यानी कि जिसके अंत में 2 जीरो आ गया, अगर उसको 25 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर हमारा हर हाल में क्या आएगा? 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दिए हुए प्रश्न को पढ़ें और तय करें कि कौन सी सूचना का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, कौन ACD का मान कितना। सूचना एक त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, आप इसको देखिए, इसी तरीके से बनाया गया है। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। इस कोण A का मान दिया हुआ है 72 डिग्री दिया हुआ है, कोण B का मान दिया हुआ 69 डिग्री और कोण C और ये x डिग्री इसका मान दिया हुआ है। हमसे बोला गया है कि एक में ये दिया है, ये स्टेटमेंट एक में, और 2 में दिया है कि कोण ACB यानी कि कोण ACB का मान 180 डिग्री माइनस x है। तो आपको बताना है कि कौन सा पर्याप्त है। अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अगर दो त्रिभुज के कोण 2 का मान दे दे तो तीसरा तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, उसमें कोई शंका है? बिल्कुल नहीं है। आप कहिएगा कि ये 72 है और ये 69 है तो जोड़ दीजिएगा, 9 2 11 के 1 हाथ में 7 1 8 6 14 141 हो गया, तो ये एंगल आपका 39 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसी से आप निकाल लीजिएगा, इसका जरूरत नहीं है। हम जानते हैं अगर ये नहीं दिया रहता तो ये टोटल 180 डिग्री होता है। अगर इसका मान x है तो इसका मान 180 डिग्री माइनस x होता, लेकिन यहाँ पे ये त्रिभुज के दो कोण का मान दे दिया है तो तीसरा हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। केवल एक ही पर्याप्त है, हम इसी से ही निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है जबकि अंजी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर रंजीत छोड़ देता है, तो अंजित शेष कार्य को कितना दिन में करेगा? रंजीत जो है, रंजीत इस काम को कितना दिन में करेगा? रंजीत इस काम को कर रहा है 25 दिन में, और ये है अंजी, अंजी जो है, अंजी इस काम को कितना दिन में कर रहा है? तो 20 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम हम क्या लेंगे? हम देखेंगे 25 और 20 का एलसीएम हम ले लेते हैं 100। तो रंजीत का इफिशियंसी क्या होगा? 100/25 यानी कि 4 के इफिशियंसी से काम करेगा, और अंजी क्या काम करेगा? 100/20 यानी कि 5 के इफिशियंसी से काम करेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों 5 दिन तक एक साथ काम करेंगे। अगर देखिए 5 और 4 9 के इफिशियंसी से, 9 के इफिशियंसी से ये 5 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? 45 काम खत्म कर देंगे। तो 45 काम खत्म कर देंगे 100 में से, तो कितना बचेगा? 55 काम बच जाएगा। अब कह रहा है कि ये अंजी जो है इस काम को कितना दिन में करेगी? तो अंजी जो है ये 5 के इफिशियंसी से काम करेगी, तो 55 काम को 55/5 यानी कि 11 दिन में इस काम को समाप्त कर देगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11 दिन हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज PQRS जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज क्या है? PQRS। ये है PQRS। ठीक है, अब हमसे कहा गया है इसकी लंबाई क्या है? इसका 8 सेंटीमीटर है, इसका 12 सेंटीमीटर। इसका एक विकर्ण की लंबाई हमारे पास क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में हम क्या करते हैं? समांतर चतुर्भुज में हम करेंगे क्या करेंगे? PR²
यानी कि इस विकर्ण का स्क्वायर प्लस इस विकर्ण का स्क्वायर बराबर में कर देंगे 2 पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर, यानी इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर कर देंगे। यानी अगर हम ये विकर्ण निकालना है तो इस विकर्ण का स्क्वायर प्लस इस विकर्ण का स्क्वायर बराबर कर देंगे इस भुजा का स्क्वायर इंटू इस भुजा का स्क्वायर, इस भुजा का जोड़ और 2 गुना करेंगे। 2 गुना इसलिए करेंगे कि ये 2 है, ठीक है। तो चलिए पी आर का क्या हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर 2 गुना पी क्यू क्या है, ये 8 है, तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है 12 है, तो यहाँ 12 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस 2 गुना 8 अठाई 64, 12 बना है 144, तो ये क्या हो जाएगा क्यू एस स्क्वायर। अगर हम देखें क्यू एस स्क्वायर देखें तो ये 100 को हम इधर माइनस में कर देंगे, इसको पहले जोड़ लेते हैं। यही 4 4 8 4 4 8 6 4 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2 208, तो ये हो जाएगा 416। तो 416 माइनस 100 हो जाएगा, ये 100 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, तो क्यू एस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 316। तो क्यू एस का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 316। अब देखिए हम जानते हैं कि अंडर रूट 324 का मान क्या होता है 18 होता है, लेकिन ये 316 है यानी इससे 8 कम है। इसका मतलब है ये 17.8 के आसपास होगा या 78 के आसपास होगा, तो हमारा आंसर वही हो जाएगा 17.8, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि 2 सआभाज्य संख्या ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो ए और बी का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए बी, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर है, यानी एल हमारे पास 25 सेंटीमीटर है और एच हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको आर निकालना होगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एच होता है। तो आर निकालेंगे, आर हम कैसे निकालेंगे, तो आर बराबर क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो एल का मान कितना दिया है 25, तो अंडर रूट 25 का स्क्वायर माइनस एच 24 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 25 25 625 माइनस 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 15 6 गया 9 और आपका 11 का 7 गया 4, यानी कि अंडर रूट 49 यानी कि 7। जब आर का मान हमारे पास 7 आ गया तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या कर देंगे 22/7 गुना 7 गुना एच हमारे पास कितना है 24 है, 7 से 7 कट गया। अब 24 को 22 से गुना करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 24 दूना 48 और 24 दूना 48, 8 8 4 12 के 2 हाथ में 1 528, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आ गया 528। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों में कितना स्टूडेंट है, स्टूडेंट है 60 विद्यार्थियों में से 29 ने गणित चूज किया, मैथ कितना चूज किया 29, ठीक है, और 32 ने जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी जो है बायोलॉजी 32 ने चूज किया, ठीक है, तथा 8 विद्यार्थी इन दोनों में से विषयों में से किसी का भी चयन नहीं किया। कितने विद्यार्थियों ने गणित और जीव विज्ञान दोनों विषय का चयन किया। अब देखिए 8 जो विद्यार्थी हैं 8 स्टूडेंट ना तो मैथ लिया है और ना ही बायो, इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट 8 विद्यार्थी जो है नहीं लिया है। अब देखिए टोटल कितना विद्यार्थी है तो 60, तो 60 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 52, यानी कि 52 लड़के ही मैथ और बायोलॉजी के काम किए हैं। तो अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों का बायोलॉजी मैथ के कितना होगा 9 2 11 के 1 हाथ में 1 2 3, यानी कि 61 विद्यार्थी मैथ और बायोलॉजी लिए हैं, ठीक है। अब टोटल इसमें से कितना है 52, तो 52 घटा दीजिए, 11 में से 2 गया 9, यानी कि 9 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय लिए हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा,
तो आपका ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पानी के एक टैंक को 3 पाइप एक्स, वाई और जेड के माध्यम से 5 घंटा में भरा जा सकता है। कितना पाइप है? एक्स, वाई और जेड, ठीक है। इन तीनों को मिला के 5 घंटा में भरा जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जेड पाइप वाई से 3 गुना तेज है। जेड जो पाइप है ना वाई से 3 गुना तेज है, ठीक है। और पाइप वाई जो है एक्स से 2 गुना तेज है। अब देखिए मान लीजिए वाई एक्स से 2 गुना तेज है, अगर एक्स को हमने 1 मान लिया तो वाई कितना तेज है? 2 गुना, तो 2 गुना हो गया। लेकिन जेड कह रहा है जेड जो है वाई से 3 गुना तेज है, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड का अनुपात 1 2 6 आ गया। अब इन तीनों को अगर हम 5 घंटा चला दें तो 1 2 3 6 3 9, यानी कि 9 के हिसाब से, 9 यूनिट के हिसाब से ये 5 घंटा में कितना यूनिट पानी भर देगा लो? मान लीजिए 45 लीटर पानी भर देगा लो। तो हमसे पूछा गया है एक्स अकेले कितना घंटा में भरेगा। मान लीजिए 5 घंटा भर रहा है, 5 घंटा में भर रहा है तो 9 5 45, तो एक्स अकेला उसको कितना घंटा में भरेगा? 45/1 घंटा में भरेगा, यानी कि 45 घंटा में उसको भर देगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न पाई चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फोनों की संख्या 12,40,000 है। तो किस कंपनी द्वारा सबसे ज्यादा मोबाइल फोन निर्मित किए गए? आप देखिए एक पाई चार्ट बनाया है, अब जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा सबसे ज्यादा वही बनाएगा। इसमें देखने की क्या जरूरत है? हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा परसेंट एलएमएन का है 30%। आप देखिए ना 30% एमएल, 30% जो है एलएमएन का है। इसका मतलब है जब 30% है तो सबसे ज्यादा मोबाइल यही ना बनाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखना है और आंसर दे देना है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि इसका परिमाप 96 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई क्या है? देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमारे पास क्या दिया हुआ है? 3:1। क्या दिया हुआ है? 3:1। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। अब देखिए अनुपात 3:1 है, तो हमने कहा कि इसको 3x मान लिया, इसको x मान लिया, तो परिमाप कितना दिया हुआ है? 96 दिया है। तो 2 गुने 3x प्लस x, अब 2 से ही कट जाएगा 48 बार में, ये कितना हो गया? 4x, 4x बराबर 48, तो x बराबर हो जाएगा 48/4 यानी कि 12, यानी x का मान हमारे पास 12 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई कितनी होगी? तो लंबाई का रेशियो 3x है, 3 गुना 12 यानी कि 36 मीटर इसका लंबाई हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट देर से पहुंचती है। अगली बार वो अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है, परंतु फिर भी वह 5 मिनट देर से पहुंचती है। तो उसके घर से विश्वविद्यालय कितनी दूरी है? अब देखिए दूरी हमको ज्ञात करना है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। दूरी जब ज्ञात करना है, इस तरह का प्रश्न पूछे तो क्या कीजिए? चालों का गुणनफल, यानी दोनों चाल होगा, चालों का गुणनफल, यानी कि चालों का गुणनफल बट्टा चाल में अंतर, चालों का अंतर, चालों का अंतर गुना समय में अंतर, ठीक है। समय में अंतर, समय में अंतर, बस यही कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चाल का गुणनफल क्या हो जाएगा? चाल कितना है? पहले चाल 10 किलोमीटर था, उसके बाद 2 किलोमीटर बढ़ा देती है तो कितना हो गई? 12 किलोमीटर। फिर चाल का अंतर क्या हो जाएगा? 12 में से 10 यानी कि 2, और समय क्या? पहले 15 मिनट देर से पहुंचती थी, अब 2 किलोमीटर बढ़ाई तो 5 मिनट देर से पहुंच रही है, यानी कि कितना अंतर हो गया? तो 10 मिनट का अंतर हो गया। और इसे घंटा में बदलने के लिए 60 बट्टे से ये कर देंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा? 12 5 60, 5 दूना 10,
2 से 2 कट गया, हमारा दूरी क्या आ गया 10 किलोमीटर हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि प्रत्येक माह कृतिका अपने आय का 30% घर के किराए पर, 30% क्या करती है वो? घर के किराए पर, घर किराए पर खर्च करती है। ठीक है, 30% घर किराए पर करती है और माह का और शेष का 60% घरेलू पर खर्च करती है। 30% अगर घर किराए पर खर्चा कर दी तो 70% बचा। अब देखिए क्या करो, 70% का वो 60% जो है वो किस पे खर्च करती है? तो 60% खर्च करती है घरेलू, किस पे खर्च करती है? घरेलू व्यय पे। तो 70% का 60% कितना हो गया? ये आपका 42% हो गया, यानी कि 42% घरेलू पे खर्च करती है। ठीक है, घरेलू कार्य पे खर्च करती है। अब उसके बाद कह रही है यदि वो प्रत्येक माह 6300 रुपया बचाती है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? देखिए अब 30% अब 42%, 30 प्लस 42 यानी कि 72% उसका खर्चा हो गया। अब 100% में 72% खर्चा हो गया तो कितना परसेंट बचा? तो 28% बचाती है अपने कमाई का। और कितना बचाती है? तो 6300 रुपया। तो 1% की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 6300 बट्टा 28। अगर मैं 100% की बात कर दूं तो उसका सैलरी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6300 बट्टा 28 गुना 100। अब देखिए 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, 7 से 63 कट जाएगा 9 बार में, यानी कि 900, 25 नवा 225 और ये 2 जीरो, यानी कि वो महीने का 22,500 रुपये कमाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा कि एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर शेष बचता है, यानी कि अगर आप इसका एलसीएम लेके वो 3 संख्या जोड़ दें तो हमेशा 3 बचेगा। अब देखिए इसमें सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, 9, 2 5 10, 2 6 12, ये आ गया 15। फिर 3 से भाग देते हैं, 3 के 9, 5, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ बचेगा 3 2 और ये 1 और ये 1 हो जाएगा। तो 2 3 6, 6 5 30, 30 3 90, 90 दूना 180, यानी कि 180 वो संख्या है जो इससे भाग दिया जाएगा तो पूरा पूरा सब कट जाएगा। तो हर हाल में शेष बचाने के लिए क्या करना होगा? इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 183। अब कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो हर हाल में शेष 3 बचेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि 21 प्रेक्षणों का माध्य 40 है। यदि 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षण का नया माध्य क्या होगा? नया माध्य क्या हो जाएगा? 21 का माध्य कितना है? 40 है। अब प्लस 10 को और बढ़ा दिया जाए तो 21 दिया दांत 210 बटा 21 तो कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 10, यानी कि 40 प्लस 10 यानी कि नया माध्य क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि 48 लोग किसी काम को 17 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़ के चल गए तो इसके बाद काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? कुछ नहीं, M1D1 बराबर M2D2। अब देखिए कंसेप्ट यहाँ है, पहले कितना लोग था? 48 लोग। ये कितना दिन काम किया? 17 दिन काम करना था, 6 दिन पहले ही छोड़ के भाग गया तो कितना काम किया? 11 दिन। और 4 लोग भागे हैं तो कितना लोग भाग गए? कितना महीना रह गया? 44 आदमी रह गया तो कितना दिन में काम करेगा? 11 चौक 44, 4 से कट गया 12, यानी कि ये 12 दिन लग जाएगा उस काम को करने में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे 19% का लाभ होता है। देखिए 595 रुपये में बेचता हूँ तो 19% का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूँ
तो 595 गुना 100/119 हो जाएगा। ये कट जाएगा 5 यानी 500। ठीक है, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस 500 हो गया। फिर दूसरा में कह रहा है कि 475 रुपया में बेचता हूँ। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 500 आ गया और सेलिंग प्राइस आपका 475 रुपया आ गया, इससे क्या साबित होता है कि आपको यहाँ पे 25 रुपया का हानि हुआ है। तो 25 रुपया का हानि होता है किस पे, तो 500 रुपया पे। तो 100% पे कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 50 25, यानी कि आपको 5% लॉस सहना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 330 है, यानी कि एचसीएफ इसका 11 और एलसीएम इसका कितना है, 330 है। यदि उनमें से एक संख्या अगर 55 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इस तरह का प्रश्न एनटीपीसी में कई बार पूछे गए, बार बार पूछे गए। तो क्या करेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, 330, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 11, बराबर पहली संख्या दिया हुआ है 55। तो दूसरी संख्या हम नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। 11 5 55, 5 6 30 और 5 6 30, यानी कि दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 66 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।